आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइसैक्राइड्स के बारे में कि डाइसैक्राइड्स क्या हैं, क्या स्ट्रक्चर हैं, किससे ये मिलकर के बने हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना मोनोसैक्राइड्स को कंप्लीट किया था पूरा फर्दर स्ट्रक्चर के साथ, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, ठीक है। और इससे एक और प्रीवियस वीडियो में पूरा एक डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके वहाँ से उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम क्या देखेंगे, देखो डाइसैक्राइड्स कर लेंगे कंप्लीट, पॉलीसैक्राइड और बायोलॉजिकल रोल देख लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के भी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे अपलोड, क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें तो ईजी है, ये हम खुद कर लेंगे, तो अलग से एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो आप सिर्फ इसको भी देख के चले जाओगे तो आप सारी चीज़ें करके आ जाओगे। क्योंकि अगर जैसे मोनोसैक्राइड अच्छे से पता है तो उसे डाइसैक्राइड के स्ट्रक्चर में दिक्कत होगी ही नहीं। और पॉलीसैक्राइड का हल्का सा भी पता है अगर, डेफिनेशन वगैरह भी, तो आप स्टार्च ग्लाइकोजन के बारे में भी लिख के आ जाओगे। तो चलो देखते हैं इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा, और एक रोल्स, ठीक है, बायोलॉजिकल रोल देखेंगे। तो सबसे पहले डाइसैक्राइड को पढ़ने के लिए आपको मोनोसैक्राइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यानी कि मोनोसैक्राइड में भी किसका, ग्लूकोज का। तो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, एक तो हमने स्ट्रेट फॉर्म वाला पढ़ा था जिसमें हमने कुछ इस तरीके से देखा था, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ये था। सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप, देन उसके बाद कार्बन की एक चेन बनानी थी। पहले पूरे 6 कार्बन होते हैं ना, तो पहले हम पूरा 6 कार्बन को दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड हो गया, फिर ये OH है हमारा, ठीक है। फिर देन उसके बाद अगर इधर OH है तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद इधर H, तो इधर है हमारा OH। इस तरीके से हमने ये पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद OH है, इधर H है, ठीक है, OH और H, फिर क्या हो जाता है CH2OH, ठीक है। इस तरीके से हमने ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। तो ये तो एक स्ट्रेट फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद इसकी हमने होवार्ट प्रोजेक्शन पढ़ा था, वही हमारा जब हम डाइसैक्राइड पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा। तो इसकी एक तो नंबरिंग भी पता हो आपको, 1 2 3 4 5 6। अब इसी को ही हम क्या बना देंगे, एक रिंग फॉर्म में बना देंगे, तो होवार्ट प्रोजेक्शन हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से बनाना होता है ये, सिर्फ आपको ये पता है ना, इसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक तो पता होना चाहिए। और ये देख रहे हो, ये जितनी भी इस जगह है ना, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, HOH। अब यहाँ पे खुद ही देख लो, अगर ये वाला मेरा फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट है, यहाँ पे ये रहा फर्स्ट, और यहाँ पे देखो लगा हुआ है हमारा क्या, एल्डिहाइड ग्रुप, तो कार्बन और उसके साथ ये O लगा हुआ है इधर, और इधर क्या है, H है। फिर ठीक है, फिर दूसरा कार्बन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तब OH भी लगा हुआ है इस पे, और H भी है, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाता है। फिर देन उसके बाद अब यहाँ पे आप ना देखो, जैसे ये H है और OH है, फिर अंदर की साइड OH और H, ये देखो अभी मैं दिखाऊंगी, पहले इसको प्रॉपर हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। HOH दिख रहा है ये, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, CH2OH, ठीक है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 और फिर 6, तो इसको हमने क्या किया है, इसको फोल्ड कर दिया है। ये वाला, ये स्ट्रक्चर इधर आ गया है, और ये 6 देख रहे हो यहाँ पे पहुंच गया है। अब 1 पे तो ऐसे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड कार्बन पे देखो, सेकेंड पे कैसे बना हुआ है ये, इधर H तो इधर OH है ना, और ये हमारा, ठीक है, ये पूरा इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे CH और O है, और इधर OH इसके लिए आ रहा है ना। फिर यहाँ से HOH, फिर थर्ड पे देख रहे हो ये रहा, थर्ड पे सेकेंड के अपोजिट तरीके से हमें OH अंदर और H बाहर लगाना होता है ना। फर्स्ट और सेकेंड पे इधर की साइड ही है हमारा, ठीक। फोर्थ पे क्या है, अब फोर्थ पे देखो कैसे है, थर्ड के अपोजिट तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो इसके अपोजिट इसके सामने लगा दिया। अब आप स्ट्रक्चर में क्या करोगे, सिर्फ आप अगर ऐसे भी बना के आ जाओगे ना एग्जाम में, देखो सिर्फ क्या करो,
OH दिखा दो, है ना, इधर का OH ग्रुप दिख गया, फिर ये वाला OH ग्रुप की अगर पोजीशन आपने सही से बना दी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आ सकते हो। अब ये क्या है, ग्लूकोज का, ठीक है। अब ग्लूकोज से ही हमें हमारे डाइसैक्राइड के सारे स्ट्रक्चर जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं डाइसैक्राइड में, मान लो जैसे कि मुझे क्या बनाना है, माल्टोज बनाना है, ठीक है। माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से हमारा माल्टोज बन जाता है। तो हम कैसे बना सकते हैं उसको, देखो देखो ये रहा ना माल्टोज। तो कुछ नहीं करना है, एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया और हमारा तैयार हो गया। बस एक दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको और स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करो कि साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ कर लो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी एग्जाम टाइम में। और अगर आता है ना स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप ना अच्छे तरीके से बताओ कि फर्स्ट कार्बन पे ये प्रेजेंट है, सेकंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट है, फोर्थ पे ये है, सिक्स्थ पे हमारा क्या लगा हुआ है ग्रुप। तो इससे आपका एक पूरा कंटेंट बढ़ भी जाएगा, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर छोड़ के आ जाओगे तो भी नंबर मिलेंगे, लेकिन उसको और अच्छे से डिफाइन कर दोगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजिशन यहाँ पे, तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अभी OH नहीं लगाएंगे हम। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही एक और बना लिया इसके सामने। ये देखो ऐसे करके जब हमारे ये डाइसैक्राइड्स जब बनते हैं, तो ये कैसे बनते हैं, दो ग्लूकोज हमने ले लिए हैं, ठीक है। उनको हमने क्या किया, हाइड्रोलाइज्ड किया, यानी कि वाटर में रख दिया है। पानी में ही तो जा करके क्या होंगे, इनके बीच में हाइड्रोलिसिस होगी, ये टूटेंगे और दो एक लिंकेज की वजह से ये जुड़ भी जाएंगे। किस तरीके से, देखो ऐसे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका भी है, और एक दूसरा अगर हम उठा रहे हैं ग्लूकोज, तो एक OH उसका भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या गायब हुआ है, दो मॉलिक्यूल किसके, हाइड्रोजन के, और एक हमारा ऑक्सीजन का। तो तब जा करके क्या बाहर निकल गया है, H2O। और इसी को ही क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कोई दिक्कत नहीं इसमें, हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, बट यहाँ पे समझ जाओगे, उसके बाद पूरा जो थ्योरी है, ये पूरा पिक्चर है, स्ट्रक्चर है, आप इजीली कर लोगे, है ना, दिक्कत नहीं होगी। बट कौन सा, देखो अब ये जिस कार्बन से ये बॉन्ड बनता है, मतलब हमारा ये लिंकेज बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अब अल्फा, ये देखो ये तो क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। और अब इस वाले की अगर हम नंबरिंग कर दे तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो अल्फा कार्बन है जहां से ये अटैच हो रहा है, ये वाला, और 1 4 क्या है, अल्फा 1 4, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गई, तो यही होती है। तो ये हमने किसका स्ट्रक्चर देख लिया है, माल्टोज का। गैलेक्टोज का भी सेम ऐसा ही होता है, बट उसके केस में हमारा क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इसकी जगह पे यहाँ पे OH होता है और नीचे की साइड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहीं पे, और इधर क्या है, OH है। ये वाला तो सेम ही है ना, सिर्फ ये वाला अपोजिट है फर्स्ट नंबर का, है ना। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे हमारा ऐसे करके कुछ बॉन्ड बन जाता है, देखो ऐसे ऐसे करके चला जाता है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और सेम ऐसा ही रहेगा। अभी आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। तो ये इजी था, ये था एक माल्टोज का स्ट्रक्चर देखा हमने, दो ग्लूकोज की यूनिट, ग्लूकोज का स्ट्रेट फॉर्म, और देन फिर ये हमारा इस तरीके से। तो कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ये वाला पता है, आप ये भी बना के आ जाओगे एग्जाम में। तो चलो अब देखते हैं, देखो ये तो स्ट्रक्चर है जो हमारा हो चुका है। ये देखो डाइसैक्राइड्स देखते हैं ना, और सैक्राइड मतलब शुगर, डाई मतलब दो।
दो मॉलिक्यूल्स किसके, या तो सेम भी हो सकते हैं मोनोसेक्राइड, या फिर दो डिफरेंट, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जब हम उनका हाइड्रोलाइज्ड कर देंगे तब हमारे क्या मिलेंगे, हमें डाइसेक्राइड मिल जाएगा। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2ON-1 होता है। जैसे मोनोसेक्राइड का देखा था सिंपल CnH2N करके था, और यहाँ पे N-1 हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों होते हैं। तो माल्टोज मैंने अभी बताया, देखो इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, जिसमें ग्लूकोज 2 होते हैं, और ये इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो रफ था, ये आपका फेयरली हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया माल्टोज का। सुक्रोज का भी सेम ऐसे ही रहता है, बट यहाँ पे सुक्रोज किससे मिलकर के बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो यहाँ पे फ्रक्टोज फ्यूरेन रिंग के फॉर्म में है यहाँ पे, तो बस कुछ नहीं करना है, इसके स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये बीच में आना था, बट मैंने इसको गलती से OH लिख दिया है, तो इसलिए साइड में, आप लोग बीच में सेम ऐसे ही बना देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, ये हो गया है। फिर देन उसके बाद आ जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर यहाँ पे दिक्कत है फिर से स्टार्टिंग का देख लेना, आपका वो कवर हो जाएगा, अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। फिर लैक्टोज का देखें तो लैक्टोज का इस तरीके से होता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। तो देखो मैंने ये भी बताया अभी कि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर में कुछ जैसे OH हमारा यहाँ लगा होता है ना, और यहाँ पे OH तो यहाँ रहता ही है 4th पे, तो ये लिंकेज हमारी इस तरीके से बनती है। ठीक है, ये डिफरेंस है बस, और तो सेम ही है लैक्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड देख लेते हैं। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। देखो जितने भी आप ये पॉलीसेक्राइड पढ़ोगे, डाइसेक्राइड, ये मिलकर तो ये मोनोसेक्राइड से ही तो बने हैं। मोनोसेक्राइड को बहुत सारे मोनोसेक्राइड ले लोगे तो पॉलीसेक्राइड बन जाएंगे, वो भी कितने, मोर देन 10 मॉलिक्यूल। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा है ना, तो हमें पॉलीसेक्राइड्स मिल जाएंगे। जनरल फॉर्मूला होता है इनका C6H10O5N की फॉर्म में होता है। और एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड का स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन। इसका देखो ये नाम ही बता रहा है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। अब देखो पॉलीसेक्राइड भी 2 टाइप्स के हैं हमारे, एक होमो पॉलीसेक्राइड और एक होता है हेट्रो। नाम ही बता रहा है, देखो अभी दिखाती हूँ। होमो का मतलब क्या हो जाएगा, जो सेम हमारे मोनोसेक्राइड्स होंगे जिसके अंदर, देखो होमो पॉलीसेक्राइड और एक है हेट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो सिंगल काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड से बना है, हेट्रो पॉलीसेक्राइड डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड से ये बना हुआ है। काइटिन हो गया, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हेपेरिन, ये हमारे हेट्रो होते हैं, यानी कि इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो और हाइलुरोनिक एसिड आपने सुना भी होगा कि सीमन में ये पाया जाता है, तो ये भी क्या है, देखो हेट्रो पॉलीसेक्राइड है, डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, हेपरिन एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये भी क्या है हमारा, हेट्रो पॉलीसेक्राइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट ही है ये भी। काइटिन फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की है, वो भी क्या है, हेट्रो पॉलीसेक्राइड है। होमो जो है इसके अंदर स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है और सेलुलोज आता है, तो हमें स्टार्च और ग्लाइकोजन पे ध्यान देना है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इनका केमिकल नेचर देखना है। मैं स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, जो स्टार्च होता है, देखो हमने अभी देखा कि वो होमोपॉलीसेक्राइड है, बट यहाँ पे मोनोसेक्राइड भी कौन सा होगा जिससे मिलकर के स्टार्च बना होगा, यानी कि 10 से ज़्यादा हमारे मोनोसेक्राइड होंगे, कौन सा, ग्लूकोज के, किसके, ग्लूकोज के। ठीक है, ये पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का हमारा स्टार्च। तो ये स्टोर होता है प्लांट में किसकी फॉर्म में, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, 2 फॉर्म होती है स्टार्च की, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। आपने देखा भी होगा माउथ में अमाइलेज एंजाइम है, वो स्टार्च को तोड़ रहा है ना, तो क्या फॉर्म है, देखो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन हो गई। ठीक है, ये हमें किस में मिलता है, फाउंड इन पोटैटो, फ्रूट, ग्रेन्स एंड सीड में। ठीक है, जो भी अनाज है हमारा जितना भी, तो वहां पे क्या मिल रहा है हमको, स्टार्च मिल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो स्टार्च ग्रेन होते हैं, यानी ग्रेन्स के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है हमारा, उसको हम मान लो उसे बॉइलिंग वाटर में हम ट्रीट करते हैं। जैसे हमने कुछ भी ले लिया, चावल हो गया है ना, या फिर हमारा गेहूं हो गया है ना, वो तो जैसे सीरियल्स में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा राइस वगैरह आ गया, तो उसको हमने बॉईल किया, पानी में उबाल लिया। जैसे ही हम उबालते हैं तो जो सेंटर बीच का पार्ट होता है ना ग्रेन का, वो सॉल्यूशन में चला जाता है, किसमें, सॉल्यूशन में, यानी कि जो पानी है उसमें चला गया, यानी वो उसके साथ घुल गया।
ठीक है, तो हम बोल देंगे वो पार्ट तो सोल्यूबल हो गया, बट जो ग्रेटर पार्ट होता है वो नॉट सोल्यूबल होता है। जो बचा हुआ जितना भी पार्ट है बाहर का, सेंटर के अलावा पेरीफेरी वाला, वो सब नॉट सोल्यूबल है। तो अब इससे हम क्या समझेंगे, जो सोल्यूबल पार्ट हो गया उसी को हम अमाइलोज बोल देते हैं, और जो इनसोल्यूबल पार्ट है वो ही क्या है, हमारा अमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, ईजी है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की दो फॉर्म होती है। अभी आई कहाँ से है ये भी आपको पता चल गई। तो आप खुद सोचो कि जो सिर्फ सेंटर का पार्ट है, बीच का पार्ट हमारे ग्रेन्स का जो भी हम खा रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारा सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो रहा है, तो वो तो कम पार्ट है ना, सॉल्यूबल वाला, तो इसीलिए वो 10 to 20% मिलता है। इनसॉल्यूबल पार्ट है वो हमारा 80 से 90% होता है। अब देखो इनमें भी फर्क होता है, अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी पता चल जाएगा आपको। जो अमाइलोज होता है ना, ये सिर्फ स्ट्रेट फॉर्म में होता है, लीनियर चेन होती है इसकी, और जो अमाइलोपेक्टिन है लीनियर के साथ साथ ब्रांच में भी ये इसमें ग्लूकोज जो है लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जो दोनों ही जो पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के, जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इनका, तो हमें क्या मिलेगा, डी ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज की कौन सी, डी यूनिट मिल जाएगी। और बोथ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन गिव्स कलर रिएक्शन विद आयोडीन, आयोडीन के साथ दोनों ही कलर देते हैं, पर दोनों ही डिफरेंट कलर देते हैं। अगर सिर्फ अमाइलोज होगा तो वो आयोडीन के साथ जब हम मिक्स करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन में, तो ब्लू ब्लैक कलर देगा। क्या देगा, ब्लू ब्लैक कलर। और जब अमाइलोपेक्टिन होगा तो वो क्या देगा, पर्पल कलर देगा। ठीक है, ईजी है, ब्लू ब्लैक और पर्पल ध्यान रखो तो। ठीक है, B² और B² P ध्यान रहेगा तो हमारा दोनों ही हो जाएगा। और जहां भी हम बता रहे हैं, देखो सारी चीजें पहले हम अमाइलोज को लेते हुए चल रहे हैं, तो अमाइलोज याद रहेगा तो अमाइलोपेक्टिन में दिक्कत नहीं होगी। ये आपको पूरा केमिकल नेचर के अंदर लिख के आना है। केमिकल नेचर क्या है, जिससे वो बना हुआ है, कंपोजिशन है जो उसकी, वो ही क्या है, केमिकल नेचर है। और वो कैसा अपना रिएक्शन शो कर रहा है अगर वो किसी भी सॉल्यूशन में जा रहा है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी है। स्टार्च को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज का मतलब कुछ नहीं होता, पानी की प्रेजेंस में किसी भी चीज का टूट जाना, तो हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। पानी के साथ साथ हम क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट मिनरल एसिड ले रहे हैं, यानी कि ये तो HCl हो गया या H2SO4 हो गया, कोई भी हो सकता है, ये सब क्या है, हमारे मिनरल एसिड है। ठीक है, ये गिव्स ग्लूकोजेस, तो जैसे हम स्टार्च को तोड़ते हैं मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, तो ये था सारा स्टार्च के बारे में, ईजी है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को आपने ध्यान रखना है। देन आगे देखते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन हमारा रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये रिजर्व रहता है। ठीक है, एक जगह पे बढ़िया से स्टोर रहेगा। एनिमल्स में कौन कौन से एरिया में, हमारा ये लीवर में और मसल में। ठीक है, दोनों जगह पे। और ग्लाइकोजन जो है वो किसका बना हुआ है, पॉलीमर्स का बना हुआ है, ये भी डी ग्लूकोज का। ठीक है, बट देखो जैसे कि स्टार्च में हमारा लीनियर चेन भी थी जो कि अमाइलोज की थी, और ब्रांच चेन थी किसकी, अमाइलोपेक्टिन की। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ हमारा ब्रांच ज्यादा होती है और लीनियर हमारे यहाँ पे कम, एक ही स्ट्रक्चर में दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो हाईली ब्रांच चेन है और लीनियर भी उसी में ही प्रेजेंट है। लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड विद, अब लीनियर चेन जो होगी अभी बताऊंगी कैसे, ये α1,4 जो वहां पे लिंकेज देखा अभी हमने डाइसेक्राइड में, सेम ऐसी अगर बहुत सारी लिंकेज हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, पॉलीसेक्राइड, वो भी कौन सा, ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च बन जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हो गई। ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज होगी तो α1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाएगी। ठीक, और बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है ये अमाइलोपेक्टिन के, क्योंकि ये पूरा ब्रांच फॉर्म ज़्यादा इसकी प्रेजेंट होती है। मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखेंगे ग्लाइकोजन का, तो वो हमारा क्या होता है, वरी करता है, 2 लाख से करोड़ों में होता है इसका वेट। ठीक है, इट सर्व एज ए स्टोरेज फॉर्म होती है एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की एक स्टोरेज फॉर्म है। ग्लूकोज जितना बन रहा है वो उसके बाद ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में रिजर्व रहता है। ठीक है, स्टोर हो जाता है। ड्यू टू इट्स ब्रांचिंग ग्लाइकोजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन स्टार्च, ब्रांचिंग होने की वजह से ग्लाइकोजन जो है और ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू स्टार्च। तो ये इजी था ग्लाइकोजन के बारे में भी। सिर्फ यहाँ पे देखो लिंकेज विंकेज के बारे में है, ग्लाइकोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये किससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, कौन सी इसमें ग्लूकोज यूनिट है, ये सब आपने बतानी है। ठीक है, उसके बाद हम बायोलॉजिकल रोल देख लेते हैं। ऐसे देखो मैंने टेस्ट भी लिख लिए हैं, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही अलग से बताऊंगी। देखो
बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जितना भी आपने मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का पढ़ा है वो सारा ही कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल यानी बॉडी के अंदर क्या रोल है। तो ये वही कि एक तो चीफ या इम्पॉर्टेंट सोर्स है मैनी एनिमल में किसका, एनर्जी का। ठीक है, ग्लूकोज हमारा टूटता है ग्लाइकोलिसिस से जिसमें हमें एटीपी मिलता है यानी एनर्जी मिलती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिलता है। ग्लूकोज सोर्स है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, वही स्टोर भी करके रखता है ना एनर्जी को। इट इज स्टोर्ड एज, किस फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है, अभी बताया था ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स में, ठीक है, और स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में, ठीक है, स्टोर होकर रहता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स इंटरमीडिएट भी होता है, जैसे जब हमारा इंटरमीडिएट यानी एक बीच में मीडियम है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जिसको शो नहीं किया जा रहा है बट हेल्प कर रहा है वो किसमें, बायोसिंथेसिस यानी कि फैट अगर बॉडी में बन रहा है उसमें, या फिर प्रोटीन बन रहे हैं वहाँ पे भी ये हेल्प करता है। और क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है नर्व टिश्यूज की रेगुलेशन में, यानी कि ये ब्रेन में भी एनर्जी, ब्रेन के लिए भी एनर्जी सोर्स हो जाएगा, ठीक है, नर्व टिश्यू में रेगुलेशन में मदद कर रहा है कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि सेल्स तक देखो एनर्जी जाएगी तभी तो अपना वो परफॉर्म करेंगे फंक्शन, जो भी सेल का हमारी बॉडी में फंक्शन है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, जो भी सारी चीज़ों में कौन काम कर रहा है, सेल ही तो काम कर रहे हैं, टिश्यू काम कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होगा तो एनर्जी भी मिलेगी। दे ऑल्सो एसोसिएटेड विद लिपिड प्रोटीन के साथ मिलकर के एंटीजन का भी बना देते हैं, सरफेस एंटीजन बना दिया, रिसेप्टर बन गए। रिसेप्टर वही हमने देखा है, देखो सेल मेम्ब्रेन है हमारी जैसे, उस पर भी रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहाँ पे भी देखो ये कार्बोहाइड्रेट, रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट भी आपको दिखेगा। विटामिन हो गया, वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो नाम कैसे देखा था, देखो जैसे हमने ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, तो क्या है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी तो है प्रेजेंट, तो इसी तरीके से, ठीक है। दे हेल्प इन द स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए भी कौन काम करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी मिलती रहेगी, सेल्स अच्छे से काम करेंगे तो इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। और फाइबर कंटेंट भी होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी रोक देते हैं, यानी कब्ज नहीं होने देते, स्टूल को अच्छे से बॉडी से पास होने देते हैं, ठीक है। दे आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो भी कनेक्टिव, जो हमारी बॉडी में जितने भी कनेक्शंस बना रहे हैं, ठीक है, बोन हो गया, ब्लड हो गया, तो ये क्या है, यहाँ पे भी हमारा कार्बोहाइड्रेट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है। तो बॉडी के अंदर देखो हमने 10, इससे ज़्यादा भी आप लिख के आ सकते हो इन्हीं को और एलैबोरेट करके और तोड़ तोड़ के, तो और भी फंक्शंस आपके बढ़ जाएंगे, बट ये इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना ये सारा देख लिया है, बायोलॉजिकल रोल, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, केमिकल नेचर क्या है स्टार्च का। एक बार मैं आपको डायग्राम और दिखा देती हूँ। अमाइलोज का देखो यहाँ पे है, बोला था ना मैंने कि लीनियर फॉर्म में है, तो देखो लीनियर फॉर्म ऐसी है सेम जैसे हम ग्लूकोज को पढ़ रहे हैं, ये एक ग्लूकोज की यूनिट है, दूसरी एक ग्लूकोज की यूनिट है, यानी आप देखो स्टार्च का भी स्ट्रक्चर बना के आ सकते हो, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे यहाँ पे तो और यूनिट लगती हुई चली जाएगी, तो 2 की जगह आपने 3 यूनिट को दिखाना है। तो देखो ये रही लिंकेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सेम यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो वही हो गया ये अमाइलोज का। तो ये क्या है, एक लीनियर फॉर्म, स्ट्रेट को ही लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिंकेज कौन सी है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक में हमारी लिंकेज देखो कौन सी आ जाती है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक। तो एक तो इसमें लीनियर फॉर्म में भी होता है, तो लीनियर में है तो देखो 1,4 है, बट अगर ऊपर से यहाँ से अटैच हो रहा है फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीजन जो यहाँ से लगा हुआ है वो 6th से लगा हुआ है, तो अल्फा नहीं सिर्फ 1,6 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज भी हो जाती है, ठीक है। ये तो ये था अमाइलोपेक्टिन का भी। तो कोई भी स्ट्रक्चर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, ये भी बना के आ जाओ, बट आपके एग्जाम में ये जहाँ तक है पूछेगा नहीं। लीनियर फॉर्म, और ये इधर से हमारी ब्रांच निकल रही है, एक स्ट्रक्चर ले लिया, उसके 1,6 से इसको जोड़ दिया, ये देखो ऐसे कुछ दिखा रहा है, ठीक है। टेस्ट बचे हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि देखो इसमें मेहनत लगती है, मोटिवेशन मिलती है, आपका सपोर्ट मिलता है, तो क्या होगा, आपको ही फ़ायदा है इससे, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।